हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की क्लास में हम बात करेंगे पाइपलाइनिंग। ठीक है, कि जो पाइपलाइनिंग है वो आपका क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, पाइपलाइनिंग हम यूज क्यों कर रहे हैं। जितनी भी सारी चीजें हम कंप्यूटर में यूज करते हैं वो आपके सीपीयू की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, ताकि हम सीपीयू को जो है बहुत जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको बहुत ज्यादा फास्ट कर सके, ताकि आपका जो काम है वो जल्दी हो सके। ठीक है, तो सारा जो फंडा यहाँ पर यही रहता है कंप्यूटर के अंदर, जो सीपीयू है वो आपका आइडल ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू वी हैव टू ऑप्शन। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इम्प्रूव द हार्डवेयर। ठीक है, बाय इंट्रोड्यूसिंग फास्टर सर्किट, कि भाई आप जो है फास्टर सर्किट को इंट्रोड्यूस करो और आपके जो हार्डवेयर है यानी कि सीपीयू है उसको, उसकी जो स्पीड है उसको इम्प्रूव कर लो। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है आपके पास अरेंज द हार्डवेयर सच दैट मोर देन वन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड एट द सेम टाइम। मतलब एक टाइम पे आप एक से ज्यादा पर जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सको, जिससे आप अपने हार्डवेयर की जो स्पीड है उसको इम्प्रूव कर सको। ठीक है, तो देखो, अगर आप पहले वाला ऑप्शन करते हैं तो वहां पर जो आपकी कॉस्ट वगैरह है वो भी काफी हाई चली जाएगी। तो हम सेकंड वाले ऑप्शन को लेते हैं, और सेकंड वाला ऑप्शन होता है आपका पाइपलाइनिंग। ठीक है, जहां पर आप इंस्ट्रक्शन को, ऑपरेशन को जो है मैनेज करते हो और इस तरीके से करते हो कि आप एक टाइम पे जो है काफी सारे काम एक साथ कर सको। तो पाइपलाइनिंग क्या होता है? पाइपलाइनिंग होता है कि पूरे बड़ी जो आपकी एक टास्क है, आपने उसको जो है छोटे छोटे पार्ट्स में जो इस तरीके से डिवाइड कर लिया कि पहले इस जो है स्टेज पे ये वाला काम होगा, नेक्स्ट स्टेज पे ये वाला काम होगा, थर्ड स्टेज पे ये होगा, फिर ये काम होगा। ठीक है, इसके पैरेलली जो है बाकी इंस्ट्रक्शन भी साथ के साथ एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो समझ में आया जो आपका पाइपलाइनिंग है वो क्या होता है। ठीक है, तो पाइपलाइनिंग आप यूज करते हो ताकि आप अपने सीपीयू के परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सको, सीपीयू को अच्छा कर सको, ताकि आप सीपीयू को अच्छे से यूज कर सको। ठीक है, अब पाइपलाइनिंग को डिटेल में देख लेते हैं, वन बाय वन करके सारी चीजों को देखेंगे। लास्ट में सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में भी आए हुए हैं, और नॉर्मल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, पाइपलाइनिंग क्या होती है? पाइपलाइनिंग एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ हार्डवेयर एलिमेंट्स ऑफ द सीपीयू सच दैट इट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस इज इंक्रीज्ड। क्या हो रहा है कि पाइपलाइनिंग एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ हार्डवेयर एलिमेंट, जिससे आप जो है अपने सीपीयू की ओवरऑल परफॉर्मेंस को क्या करवा पा रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो। साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस इन अ पाइपलाइन प्रोसेसर। लेट्स सी द रियल लाइफ एग्जांपल वर्क्स ऑन द कांसेप्ट ऑफ पाइपलाइन ऑपरेशन। तो हम रियल लाइफ के एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये काम करता है या नहीं करता। ठीक है, अब देखो आपके पास जो है 3 स्टेजेस हैं। यहां पर एग्जांपल में देखो आपके पास 3 स्टेजेस हैं। एक सेकेंड, 3 स्टेजेस हैं जिसमें जो है बोटल शुड पास थ्रू। जो आपकी जो आप वाटर बोतल लेते हो, वाटर बोतल लेते हो, क्या होती है? पानी की भरी होती है, सील पैक होती है, ऐसी होती है। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले स्टेज में आपको क्या करना है? बोतल को इंसर्ट करवाना है। फर्स्ट स्टेज में आपको क्या करना है? बोतल को इंसर्ट करना है। सेकेंड स्टेज में आपको जो है फिलिंग वाटर इन बॉटल, मतलब सेकेंड स्टेज में आपको जो है बॉटल में क्या करना है? पानी को फिल करना है। ठीक है, और थर्ड स्टेज में उसको सील करना है। तो आप जो है किस तरीके से करोगे इन तीनों स्टेप को? सबसे पहला होता है नॉन पाइपलाइन। क्या आप जो है नॉन पाइपलाइन ऑपरेशन लगाते हो? तो नॉन पाइपलाइन से क्या होगा, यहां पर देखो, पहले इंस्ट्रक्शन आई। ठीक है, पहले आपने इंसर्ट किया। ठीक है, इंसर्ट किया, फिर आपने जो है पानी को फिल किया, और देन जो है आपने उसको सील कर दिया। मतलब पहले जो है आपने बोतल को इंसर्ट करवाया, देन आपने बोतल को पानी से भर दिया, और थर्ड स्टेप में आपने उसको जो है सील पैक कर दिया। ये 3 इंस्ट्रक्शन थी, और तीनों इंस्ट्रक्शन जो है वो 3 स्टेजेस में कंप्लीट हुई, क्योंकि 3 स्टेजेस थी आपके पास, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ठीक है, और 3 जो है आपके पास, अब देखो यहाँ पर आपके पास कितनी इंस्ट्रक्शन है? 3 इंस्ट्रक्शन है। 1 2 3, मतलब 3 आपको बॉटल को फिल करना है। 3 बॉटल को फिल करने में कितना टाइम लगेगा अगर आप नॉन पाइपलाइन यूज कर रहे हो? तो अगर आपने नॉन पाइपलाइन यूज किया है तो क्या होगा? स्टार्टिंग में 3 स्टेजेस में ये काम हुआ है, नेक्स्ट 3 स्टेजेस में सेकेंड वाली इंस्ट्रक्शन हुई, और थर्ड जो है नेक्स्ट 3 स्टेजेस में आपकी थर्ड वाली हुई है। ठीक है, तो इस केस में विदाउट पाइपलाइनिंग आपको जो है एक बोतल को फिल करने में कितना टाइम लगा? 3 मिनट। कितना टाइम लगा भाई? एक बोतल को भरने में आपको 3 मिनट लगा, और आपका जो स्टेज 1, मतलब जो एक स्टेज है वो मान लो कि भाई 1 मिनट के बराबर है। ठीक है, 3 मिनट आपको लग गई। अगर आप यही काम पाइपलाइनिंग से करते तो क्या होता? देखो, पहले इंस्ट्रक्शन, ये 3 स्टेप हैं आपके पास। ठीक है, और स्टेज कितनी है? थर्ड। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? आपके जो है
पहले वाली जो बॉटल है वो इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम पे ये स्टेज 1 है, ये 2 है, ये स्टेज 3 है, ठीक है। 3 इंस्ट्रक्शन है। तो फर्स्ट स्टेज में आई वाली हो गई। सेकेंड स्टेज में जो है आपका आई के साथ आपका जो है, मतलब सेकेंड स्टेज में जो आपकी ये वाली है, यहाँ पर जो है ये वाला खाली रहेगा, और साथ के साथ जो है ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो भी साथ के साथ पैरेलली जो है यहाँ पर चलती रहेगी, ठीक है। थर्ड स्टेज में जो है आपको जो फर्स्ट वाली जो आउटपुट है उस आपको जो है उसकी आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर है भाई। फिर ऐसे ही जो है यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में जो है ये वाली स्टेज पे जो है आपको सेकेंड वाली इंस्ट्रक्शन की आउटपुट मिल जाएगी, और थर्ड वाली में क्या होगा, थर्ड वाली स्टेप में आपको इसकी आउटपुट मिल जाएगी। तो टोटल आपको कितनी स्टेजेस लगी, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5, तो कितने उसमें काम हो गया आपका 5 में, और यहाँ पर कितने उसमें काम हो रहा था 9 में। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 5/3, तो टाइम होगा आपका 1.67, और वहां पर आपको 3 मिनट लग रही थी एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में, और यहाँ पर आपको एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में उसके अप्रोक्सीमेट आप मान सकते हो कि उससे आधा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है और कौन सा मेथड कौन सा है। और अब हमने जब RISC और CISC पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि RISC के अंदर हम कौन सा यूज करते हैं, पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पाइपलाइनिंग आप RISC में यूज करोगे या CISC में। क्लियर है भाई। अभी हम 2-3 एग्जाम्पल और लेंगे जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन को आप एग्जीक्यूट करते हो नॉन पाइपलाइनिंग से और पाइपलाइनिंग से। नॉन पाइपलाइनिंग मैंने आपको बताया कि जो है पहले एक को कंप्लीट करेंगे, देन फिर दूसरे को स्टार्ट करेंगे, फिर तीसरे को स्टार्ट करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि एक के साथ हम दूसरा काम भी स्टार्ट कर दें। अब मैं यहाँ पर एक रियल लाइफ एग्जांपल लूँ कि सपोज आप किचन में हो तो आपने जैसे सपोज क्या आपने जो है पहले सब्जी बनाई, आप जो है पहले सब्जी बना रहे हो, देन जो है फिर दूसरी सब्जी बना रहे हो, पहले एक टास्क कंप्लीट होने के बाद आप दूसरा काम स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको ऐसे तो किचन में जो है घंटों लग जाएंगे। अगर आप एक साथ जो है सारी चीजें आप एक साथ करो तो जो है आपको कम टाइम लगेगा। सेम चीज यही है कि नॉन पाइपलाइनिंग से करते हैं तो आपको जो टाइम है वो बहुत ज्यादा लगता है, पाइपलाइनिंग के साथ आपको टाइम जो है वो कम लगता है, क्योंकि हम साथ के साथ बाकी इंस्ट्रक्शन को भी एग्जीक्यूट करते हुए चलते हैं, ठीक है। अभी और एग्जांपल देखेंगे पाइपलाइनिंग के और नॉन पाइपलाइनिंग के, जिससे आपको समझ में आ सके। और मेन जो इनका ये कंसेप्ट मुझे समझाने का यहाँ पर ये है कि हम इनका फॉर्मूला देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो डिजाइन ऑफ अ बेसिक पाइपलाइनिंग, किस तरीके से जो है बेसिक पाइपलाइन को डिजाइन किया गया है। इन अ पाइपलाइन प्रोसेसर पाइपलाइन हैज 2 एंड्स, पाइपलाइनिंग के 2 एंड होते हैं। पहला होता है इनपुट एंड सेकेंड इज आउटपुट, ठीक है। पहला क्या होता है इनपुट होता है, सेकंड जो है वो आउटपुट है, कि भाई इनपुट आप कहाँ से डाल रहे हो और आउटपुट जो है वो आपको कौन से एंड पे मिल रही है। बिटवीन दिस एंड्स देयर आर मल्टीपल स्टेजेस सेगमेंट्स, इन एंड के बीच में आपके पास मल्टीपल स्टेजेस हैं, मल्टीपल सेगमेंट्स हैं जो आप एग्जीक्यूट करवाते हो, सच दैट आउटपुट ऑफ वन स्टेज इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज। मतलब एक स्टेज की आउटपुट जो है वो नेक्स्ट की क्या बन जाएगी, इनपुट बन जाएगी, है ना। भाई मैंने बोतल को इंसर्ट किया फर्स्ट वाली को, सेकेंड में जो है मैं उसको क्या करवा रही हूँ, फिल करवा रही हूँ। तो जो इसकी आउटपुट आई थी, मतलब बोतल को इंसर्ट करवाना इसके लिए आउटपुट था, लेकिन सेकेंड वाले के लिए क्या बन गई, इनपुट बन गई। तो यहाँ पर मैंने उसको क्या कर दिया, फिल कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको सील करवा रही हूँ, तो जो इसकी आउटपुट थी वो नेक्स्ट वाले के लिए क्या बन गई, इनपुट बन गई। जैसे मैंने उसको सील करवाया आपका काम खत्म हो गया और बोतल जो है वो बाहर आ गई, क्योंकि इतना ही काम था, यही 3 स्टेजेस थी, ठीक है। कनेक्टेड ऑफ इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज and its stage perform a specific operation. Interface register are used to hold the intermediate output between 2 stages. This interface register are also called latch. मतलब इनका जो रिजल्ट है वो कहाँ पर स्टोर करवाते हो आप, जो है इंटरफेस जो है रजिस्टर में। इंटरफेस रजिस्टर आर यूज टू होल्ड द इंटरमीडिएट आउटपुट, मतलब जो रजिस्टर्स हैं जो यहाँ पर इंटरमीडिएट जो आउटपुट आ रही है उसके आउटपुट को क्या करता है, कुछ टाइम के लिए होल्ड करता है। 2 स्टेजेस दिस इंटरफेस रजिस्टर, इस टाइप के इंटरफेस रजिस्टर को आप क्या कहोगे, लैच कहोगे और बफर कहोगे। ऑल द स्टेजेस इन द पाइपलाइनिंग अलॉन्ग विद इंटरफेस रजिस्टर आर कंट्रोल्ड बाय कॉमन क्लॉक। किसके थ्रू जो है कंट्रोल की जाती है, क्लॉक के थ्रू। देखो एक एक लाइन एक एक जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आए, कहाँ स्टोर करवाओगे, लैच में, बफर या फिर रजिस्टर। उसके बाद कंट्रोल किससे होता है, क्लॉक से। तो ये क्वेश्चन आते हैं भाई, एग्जाम में आए भी हैं, तो बस यहीं से क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो एक एक लाइन पे ध्यान देना। सारे जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
डायरेक्ट यहाँ से जो है इन पॉइंट्स में से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो पाइपलाइनिंग आर्किटेक्चर। अब पाइपलाइनिंग का आर्किटेक्चर कैसा है, हार्डवेयर ऑफ द सीपीयू स्प्लिट इन द सेवरल फंक्शनल यूनिट, कि भाई आप जो है एक बड़े टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में यानी कि छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करो। ईच फंक्शनल यूनिट परफॉर्म अ डेडिकेटेड टास्क, हर एक फंक्शनल यूनिट जो है वो कुछ डेडिकेटेड टास्क को परफॉर्म कर रहा है। द नंबर ऑफ फंक्शनल यूनिट मे वेरी फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेसर, जो नंबर ऑफ फंक्शनल यूनिट है वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है प्रोसेस टू प्रोसेसर। दीज फंक्शनल यूनिट आर कॉल्ड एज स्टेजेस ऑफ द पाइपलाइन। ये जो फंक्शनल यूनिट है आपकी वो क्या कहलाती है, स्टेजेस कहलाते हैं, किसकी, पाइपलाइनिंग की। कंट्रोल यूनिट मैनेज ऑल स्टेजेस यूजिंग कंट्रोल सिग्नल, जो कंट्रोल यूनिट है वो सारी की सारी क्या मैनेज करती है, कंट्रोल सिग्नल को मैनेज कर रही है। तो सारे के सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है तो थ्योरी में से ही क्वेश्चन जो है वो पूछेगा। दिस इज अ रजिस्टर एसोसिएटेड विद इट्स स्टेज दैट होल्ड द डेटा, ठीक है। रजिस्टर क्या करता है, डेटा को होल्ड करता है। देयर इज अ ग्लोबल क्लॉक, ग्लोबल जो क्लॉक होती है सिंक्रोनाइज ऑल द वर्किंग ऑफ द ऑल स्टेजेस एट द बिगिनिंग ऑफ इच क्लॉक साइकिल, इट स्टेज टेकन इनपुट फ्रॉम इट्स रजिस्टर, इट स्टेज द प्रोसेसेस द डेटा एंड फीड द आउटपुट ऑफ रजिस्टर ऑफ द नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। कुछ टाइम के लिए हम जो इंटरमीडिएट जो हमारे रिजल्ट होते हैं वो हम रजिस्टर में स्टोर कराएंगे, देन वो नेक्स्ट के लिए इनपुट बन जाएगी, फिर हम उसके इस तरीके से जो है अपने टास्क को परफॉर्म करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्लियर है भाई, डिजाइन कैसे करते हैं, आर्किटेक्चर क्या है, पूरा पाइपलाइनिंग का पूरा स्ट्रक्चर क्या है। इसके बाद देखो नॉन पाइपलाइनिंग एग्जीक्यूशन क्या होता है। नॉन पाइपलाइनिंग जो है सीक्वेंस में होता है, एक के बाद एक जो है टास्क आपका शुरू होता है, ठीक है। ऑल द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सिक्वेंसली, सारे प्रोग्राम जो है वो सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट होते हैं, वन आफ्टर द अनदर। न्यू इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ओनली आफ्टर द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन हैज एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली। नई इंस्ट्रक्शन तभी स्टार्ट होगी जब आपकी प्रीवियस वाली पूरी की पूरी जब कंप्लीट हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी पुराने वाली थी, देन ये खत्म हुई, तब आपकी नई वाली स्टार्ट हुई, जब ये खत्म होगी तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है। दिस स्टाइल इज एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन हाईली इनएफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पर हमारा टाइम ज्यादा लग रहा है। आपने ऊपर वाले एक रियल लाइफ के एग्जांपल से देखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल, एक और एग्जांपल से समझो इसको। ये देखो पहले आपकी इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट हुई, देन आपकी इंस्ट्रक्शन 2 हुई, देन आपकी 3 हुई, ठीक है। अब देखो इन टाइम टेकन, अब यहाँ से फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है। क्या है, इन टाइम टेकन फॉर एग्जीक्यूशन 1 इंस्ट्रक्शन टी। इंस्ट्रक्शन क्या है, टोटल सपोज इंस्ट्रक्शन क्या है आपके पास टी, और आपके पास जो साइकिल है कितने जो है फेजेस में आप जो है कंप्लीट करवा रहे हो, तो फेजेस कितने हैं n, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, कितने स्टेज हैं, स्टेजेस कितने हैं आपके पास, स्टेज हो गई n और इंस्ट्रक्शन हो गई आपके पास t, ठीक है। तो अगर देखो ये इंस्ट्रक्शन 1 है और सपोज इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट हो रही है 3 स्टेजेस में, तो 1 2 3, जब ये कंप्लीट हो जाएगी देन आपकी नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट होगी 1 2 3, जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी नेक्स्ट स्टार्ट होगी 1 2 3। तो आपके पास इंस्ट्रक्शन कितनी है 3, दैट इज टी, और आपके पास जो है स्टेजेस कितनी है भाई n, और n स्टेजेस जो है एक इंस्ट्रक्शन ले रही है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू टी, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए अगर आप एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हो तो उसका टाइम क्या हो जाएगा, तो मतलब टाइम क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा n इंटू टी, ये याद रख लेना भाई, क्या पता डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला ही पूछ ले। उसके बाद नेक्स्ट देखो पाइपलाइन एग्जीक्यूशन। अगर पाइपलाइन एग्जीक्यूशन की बात करूं तो यहाँ पर जो है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड, यहाँ पर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जो है वो एक साथ पैरेलली जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। दिस स्टाइल ऑफ एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन इज हाईली एफिशिएंट, वो इनएफिशिएंट था क्यों, क्योंकि वहां पर हमारा टाइम ज्यादा लग रहा था, क्योंकि हमें तो ऐसा चाहिए ना कि हमारा काम जो है वो फास्ट हो जाए, हम चाहते हैं कि भाई हमारा काम जो है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो, ठीक है, ताकि हम फिर दूसरे काम भी कर सके। तो वही है, इसलिए जो पाइपलाइन है वो आपका एफिशिएंट है, मेथड है, ठीक है। अब और देखो भाई, और एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करते हैं, साथ में इसका जो है, अब देखो ये है आपका डायग्राम किसका, पाइपलाइनिंग का। अब आपके पास जो है सपोज आपके पास स्टेजेस कितनी हैं 1 2 3 4, आपके पास 4 स्टेजेस हैं, ठीक है, और आपके पास जो है इंस्ट्रक्शन कितनी है 3 इंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट स्टेज में जो है I1 एंटर करेगी, ठीक है, और I2 और I3। फर्स्ट स्टेज में सिर्फ आपकी I1 होगी, जब आपकी जो नेक्स्ट स्टेज में जब आपकी प्रोसेसर जो है वो नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाएगी I1, तो हम जो है I2 को भी लेंगे, किसको लेंगे I2 को लेंगे, ठीक है, I2 को लेंगे। उसके बाद जो है जब आपकी I1 जो है यहां पर पहुंचेगी, फिर जो है आपकी
I1 कहाँ पर पहुंचेगी, यहाँ पर, और जैसे ही वो चौथी स्टेज में पहुंचेगी उसका जो टास्क है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ जैसे ही I1 ने, जैसे हमने पीछे एग्जांपल लिया था बोतल का, तो जैसे ही यहाँ पर देखो I1 ने इंसर्ट करवाया, उस केस में जो है आपके I2 और I3 आइडल रहेंगी, वो कुछ नहीं करेंगी। जैसे ही आपकी प्रोसेस नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाएगी, यानी कि फिल में पहुंच जाएगी कि बोतल को हम पानी से भर रहे हैं, उसके साथ ही I2 भी आपकी क्या कर जाएगी, इंसर्ट कर जाएगी। ठीक है, जैसे ही वो इंसर्ट करेगी उसके बाद जो है फिर जब I1 जो है वो सीलिंग पे पहुंच जाएगी कि जो आपकी बोतल है वो सील हो जाए, तो उस टाइम पे जो अब I2 है उस टाइम पे जो I2 है वो कहाँ पर पहुंच जाएगी, सीलिंग के अंदर, कि जो आपकी बोतल है वो भरी जा रही है, और I3 भी क्या कर जाएगी, प्रोसेस एंटर कर जाएगी S1 के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है प्रोसेस 1 बाय 1 करके एंटर होती हैं जब एक एक काम आपका कंप्लीट होता जाता है। तो देखो टोटल I1 ने कितने टास्क लिए एग्जीक्यूट होने के लिए, अब यहाँ से फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। I1 को कितना टाइम लगा, I1 को जितनी टोटल स्टेजेस थी सारी लगी। तो फर्स्ट वाली जो इंस्ट्रक्शन के लिए टाइम कितना है, फर्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन के लिए टाइम कितना है, n स्टेजेस। ठीक है, तो स्टेजेस को हम यहाँ पर n से ले रहे हैं, तो स्टेजेस लगी n। ठीक है, प्लस बाकी की दो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा, बाकी की इंस्ट्रक्शन आपकी क्या है, k -1। आपके पास टोटल इंस्ट्रक्शन कितनी थी, 3। ठीक है, पहले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में लगा जो टोटल स्टेजेस थी आपके पास वो, और बाकी को इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में टाइम लगा k -1, जितनी आपके पास जो है इंस्ट्रक्शन है उतनी। ठीक है, तो n आपके पास क्या है 4 और k आपके पास क्या है 3 - 1, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 क्लॉक लग रही है आपको इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये फॉर्मूला है आपका पाइपलाइनिंग का, और n इंटू के फॉर्मूला है आपका नॉन पाइपलाइनिंग का। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना भाई। ठीक है, इसके बाद देखो अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, नॉन पाइपलाइनिंग आर्किटेक्चर, टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट 3 इंस्ट्रक्शन। आपके पास 3 इंस्ट्रक्शन है और फेजेस कितने हैं 4, क्लॉक साइकिल कितनी है 4, तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा 12 लग जाएगा, और वहां पर कितना लग रहा है 6, आधा लग रहा है। ठीक है, अभी आप खुद प्रैक्टिस करके देखना। देखो एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, आपके पास जो है डायग्राम है, आपके पास स्टेजेस है 4 और इंस्ट्रक्शन है 2, तो 4 स्टेजेस और 3 इंस्ट्रक्शन, 2 इंस्ट्रक्शन, टाइम कितना लगेगा, डायरेक्ट फॉर्मूले से ड्राइव कर लेते हैं। फॉर्मूला आपका क्या कहता है, n + k - 1, तो n आपका कितना है 4 और k कितना है आपके पास 2 - 1, तो दैट इज कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 साइकिल यहाँ पर लग रही हैं। ठीक है, पाइपलाइनिंग से, कि अगर आप पाइपलाइनिंग के साथ करते हो, नॉन पाइपलाइनिंग से कितनी लगेंगी, n इंटू के, n कितना है आपके पास 4, k कितना है आपके पास 2। ठीक है, तो टोटल कितना टाइम लगेगा 8। तो देखो नॉन पाइपलाइनिंग के साथ आपको कितनी साइकिल यूज करनी पड़ रही है 8, और पाइपलाइनिंग के साथ कितनी यूज करनी पड़ेंगी 5। यही आया हमारा फॉर्मूले से। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो अगर क्वेश्चन आ जाए तो। अब देखो पाइपलाइनिंग की स्टेजेस क्या होती हैं, कौन कौन सी स्टेज होती हैं आपकी पाइपलाइनिंग की। RISC प्रोसेसर, RISC मैंने बोला था ना कि हम यूज करते हैं कहां पर, पाइपलाइनिंग के अंदर। तो RISC की फुल फॉर्म क्या होती है, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका। तो RISC प्रोसेसर हैज 5 स्टेजेस इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन टू एग्जीक्यूट ऑल द इंस्ट्रक्शन इन द RISC इंस्ट्रक्शन सेट, फॉलोइंग आर द 5 स्टेजेस ऑफ RISC पाइपलाइनिंग विद देयर रिस्पेक्टिव ऑपरेशन। ठीक है, पहला स्टेज है आपका, देखो ये पांचों की पांचों स्टेज याद कर लेना, क्या पता पूछ ले कि इसमें से कौन सी आपकी पाइपलाइनिंग की स्टेज नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से कौन सी आपकी पाइपलाइनिंग की स्टेज नहीं है, बताओ। तो जो है आपको यह पता होना चाहिए। सबसे पहली स्टेज है आपकी इंस्ट्रक्शन फैच, कि आपने इंस्ट्रक्शन को फैच किया है। ठीक है, सेकंड है आपने डिकॉर्ड किया, थर्ड है आपके एग्जीक्यूट किया, फोर्थ आपकी मेमोरी एक्सेस, और लास्ट में आपने राइट बैक कर दिया जो भी आपका रिजल्ट आया है वो। ठीक है, अब थोड़ा सा इनको डिटेल में देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन फैच क्या कह रहा है, इन दिस स्टेज द CPU रीड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द एड्रेस ऑफ द मेमोरी। इस स्टेज में क्या करेगा, जो CPU होगा वो आपका रीड करेगा कहां से भाई, एड्रेस इन द मेमोरी whose value is present in the programmed counter, मतलब प्रोग्राम काउंटर में जो वैल्यू प्रेजेंट है उसकी क्या करेगा, उसकी इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा। ठीक है, सेकंड वाले में हम डिकोड करवा रहे हैं। इन दिस स्टेज इंस्ट्रक्शन इज डिकोडेड एंड रजिस्टर फाइल इज असेस्ड टू द गेट वैल्यू फ्रॉम द रजिस्टर यूज्ड इन द इंस्ट्रक्शन। ठीक है,
थर्ड में मैंने क्या करवाया, एग्जीक्यूट करवाया। इन दिस स्टेजेस ALU ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड। अगर आपको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ये, जिसमें आपके प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, तो अगर आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो ये सारे जो है आपको इस स्टेज में कंप्लीट हो जाएंगे। फोर्थ आती है आपकी मेमोरी एक्सेस। इन दिस स्टेज मेमोरी ऑपरेंड्स आर रीड एंड राइट फ्रॉम द मेमोरी एज दैट इज प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन। फिर हम क्या करेंगे, मेमोरी को हम यूज करेंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, कंप्यूटेड फैच्ड वैल्यू इज रिटर्न बैक टू द रजिस्टर। कहां पर रिटर्न कर देगा, रजिस्टर में रिटर्न कर देगा, प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये 5 स्टेजेस होती हैं, याद कर लेना। सबसे पहले फैच होगा, फिर डिकोड होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, देन एसेस होगा मेमोरी का, फिर देन राइट बैक होगा। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखो परफॉर्मेंस ऑफ अ पाइपलाइन ऑपरेशन। तो ये फॉर्मूला मैं आपको ड्राइव करवा चुकी हूँ, ऊपर हमने जो है अच्छे से डिटेल से देख लिया है। तो विद पाइपलाइनिंग का फॉर्मूला है k + n-1। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखो k मैंने यहाँ पर ले लिए स्टेजेस, ऊपर मैंने जो है k लिया था इंस्ट्रक्शन और n ली थी स्टेजेस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर k स्टेजेस हैं और n-1 जो है वो आपकी टोटल इंस्ट्रक्शन है, तो कंफ्यूज मत होना भाई। ठीक है, और यहाँ पर सेम है, जो है k आपकी स्टेजेस हैं और n जो है वो आपकी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो आपको जैसे बेटर लगे आप कर लेना। ठीक है, उसके बाद बात कर लो स्पीड अप। अगर स्पीड अप आज पूछ ले कि कैसे जो है आप, इट गिव्स द आइडिया ऑफ हाउ मच फास्टर द पाइपलाइन एग्जीक्यूशन इज कंपेयर टू नॉन पाइपलाइन एग्जीक्यूशन, की जो आपका पाइपलाइनिंग है और नॉन पाइपलाइनिंग से कैसे फास्टर है। तो फॉर्मूला है आपका नॉन पाइपलाइन एग्जीक्यूशन टाइम अपॉन में पाइपलाइन एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, तो ये स्पीड अप का फॉर्मूला है, तो ये याद कर लेना भाई। समटाइम अगर क्वेश्चन निकालने को आ जाए तो समझ, ऊपर जो आपका नॉन पाइपलाइनिंग का फॉर्मूला है वो, नीचे जो है आपका पाइपलाइनिंग का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो नॉन पाइपलाइनिंग का दैट इज n k अपॉन में n + k-1 या फिर k + n-1। ठीक है, जो भी आप जैसे भी फॉर्मूला याद करते हो वैसे ही कर लेना। ठीक है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखो, एफिशिएंसी हो जाएगा आपका एफिशिएंसी स्पीड अप अपॉन में नंबर ऑफ स्टेजेस इन पाइपलाइन आर्किटेक्चर। जो भी स्पीड अप है आपका, हमने जो निकाला नॉन पाइपलाइनिंग अपॉन में पाइपलाइनिंग करके वो लिखेंगे, देन अपॉन में जो आपका पाइपलाइनिंग की जो स्टेजेस है वो आ जाएंगी। ठीक है, एफिशिएंसी आप इस तरीके से निकालते हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस यूटिलाइज्ड इन फेज टाइम डायग्राम, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस इन फेज टाइम डायग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो। उसके बाद देखो एफिशिएंसी, उसके बाद देखो थ्रूपुट। थ्रूपुट का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड, कितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हुई है अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो ये आपका थ्रूपुट का फॉर्मूला है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्या पता डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो टाइप्स ऑफ पाइपलाइनिंग, कि जो पाइपलाइनिंग है उसकी टाइप्स क्या है। तो 2 तरीके की आपकी पाइपलाइनिंग होती है, पहली होती है अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग और सेकंड वन इज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग। ठीक है, तो आपकी अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग क्या होती है वो देखो। हाँ जी, सबसे पहला आपका अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग। तो अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग आपका क्या कहता है, अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग आर मोस्टली यूज्ड इन हाई स्पीड कंप्यूटर। हाई स्पीड कंप्यूटर में यूज किया जाता है। दे आर यूज्ड इन इंप्लीमेंटिंग फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। तो कहां पर हम इसका इंप्लीमेंट करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन में, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फिक्स पॉइंट नंबर्स में, एंड सिमिलर कंप्यूटेशन अनकाउंटेड इन साइंटिफिक प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन आ जाए फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन में आप कौन सी पाइपलाइनिंग का यूज करेंगे, तो अर्थमेटिक का। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फिक्स पॉइंट नंबर्स में, जहां पर फिक्स पॉइंट की बात आए तो आप यूज करोगे अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग का। ठीक है, तो यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है और एग्जाम में जो है आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग इज मोर कन्वीनियंट वे। एग्जाम्पल देखो भाई, आपके पास x और y दे रखा है। ठीक है, आपके द इनपुट ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट एडर, आपके पास 2 नंबर दे रखे हैं। ठीक है, आप ऐड करवा रहे हो 2 नॉर्मलाइजेशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को। x इज इक्वल टू a इंटू 2a। ठीक है, क्या दे रखा है, a इंटू 2 की पावर a, और y में दे दिया आपको b इंटू 2 की पावर b। तो यहाँ पर a और b जो है वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेंटिसा पार्ट को, और जो आपका a और b यहाँ पर स्मॉल a भी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सपोनेंट को। ठीक है, और ये आपकी फ्लोटिंग पॉइंट। द कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट। इच सेगमेंट कंटेन द कॉरेस्पॉन्डिंग सब ऑपरेशन टू द परफॉर्म्ड इन गिवन पाइपलाइनिंग। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम यूज करते हैं अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग का। ठीक है, तो आपके जो है ये 4 ऑपरेशंस हैं भाई जो आप यूज करवाते हो अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग में। सबसे पहला है आपका कंपेयर द एक्सपोनेंट बाय द सब्ट्रैक्शन, सेकेंड है आपका अलाइन द मेंटिसा, थर्ड है ऐड और सब्ट्रैक्ट द मेंटिसा, और फोर्थ है आपका नॉर्मलाइजेशन द रिजल्ट। कि भाई आपने पहले जो है अलाइन किया, फिर आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाया, फिर जो है आपने नॉर्मलाइजेशन किया, नॉर्मलाइज द रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइप है आपकी इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग की। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग आपकी क्या कहती है,
इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग आपका सेम है भाई, जो आपका पाइपलाइनिंग आप यूज करते हो, मेन आप इसका यूज करते हो इंक्रीज ऑफ थ्रूपुट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम की जो थ्रूपुट को इंक्रीज करने के लिए हम इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग का यूज करते हैं। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग इज अ टेक्निक दैट इंप्लीमेंट अ फॉर्म ऑफ पैरेललिज्म कॉल्ड इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म या सिंगल प्रोसेसर। तो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग एक टेक्निक है जो इंप्लीमेंट करवाता है किसको, फॉर्म ऑफ पैरेललिज्म को, जिसको आप कहोगे इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म विद अ सिंगल प्रोसेसर। ठीक है, फॉर्म ऑफ पैरेललिज्म कॉल्ड इंस्ट्रक्शन लेवल। तो ये याद रख लेना कि जो फॉर्म ऑफ पैरेललिज्म है उसको आप क्या कहोगे, इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म इज इंप्लीमेंटेड। ठीक है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होती हैं वो साइमल्टेनियसली, जैसे आपने पाइपलाइनिंग में देखा था ना कि एक साथ जो है आपकी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जो है वो साथ साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो यहाँ पर हम वही करते हैं। द एफिशिएंट ऑफ पाइपलाइन एग्जीक्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ वन पाइपलाइन एग्जीक्यूशन। इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द थ्रूपुट ऑफ द एग्जीक्यूशन सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम। तो थ्रूपुट इंक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं भाई इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग का। और फ्लोटिंग पॉइंट यूज करवाते हैं हम अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग में। ठीक है, अब देखो ये जो आपकी पांच स्टेजेस थी आपकी पाइपलाइनिंग की, वो हमने यहाँ पर यूज किया। सबसे पहले आपने जो है फैच किया था, देन डिकोड किया था। ठीक है, उसके बाद जो है, हाँ जी, तो यहाँ पर आपके पास स्टेजेस कितनी हैं, 4 स्टेज हैं आपके पास। ठीक है, स्टेज 4 है और इंस्ट्रक्शन आपके पास कितनी है, 6 इंस्ट्रक्शन है भाई। ठीक है, 6 इंस्ट्रक्शन है। तो देखो 6 इंस्ट्रक्शन पहले कैसे होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितनी स्टेजेस में होगी, टोटल कितनी साइकिल कंप्लीट होंगी, 9 साइकिल में कंप्लीट होगा। तो जैसे हमने पाइपलाइनिंग में देखा था वही हम इंस्ट्रक्शन के अंदर करवाते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन में से जो आपका क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि आप क्यों यूज करते हो, ताकि हम अपने सिस्टम की थ्रूपुट को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। ठीक है, अब देखो एडवांटेज क्या है पाइपलाइनिंग के और डिसएडवांटेज क्या है पाइपलाइनिंग की। ठीक है, एडवांटेज की बात की जाए तो इंक्रीज करता है थ्रूपुट। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को इंक्रीज करता है, जस्ट अभी हमने देखा इंक्रीज द नंबर ऑफ पाइपलाइनिंग स्टेजेस, इंक्रीज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली, एक साथ जो है काफी सारी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। फास्टर एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट फास्टर कैन बी डिजाइन व्हेन पाइपलाइनिंग इज यूज, जब हम पाइपलाइनिंग को यूज करते हैं। पाइपलाइनिंग सीपीयू वर्क एट फास्टर क्लॉक फ्रीक्वेंसीज दैट रैम। ठीक है, पाइपलाइनिंग इंक्रीज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीयू, जो पाइपलाइनिंग है वो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। ठीक है, इसी के कंपैरिजन में अगर इसके डिसएडवांटेज देखें कि क्या होंगे, ऑब्वियसली किसी के में अच्छी हैं तो किसी में जो है उसके अंदर बुरी चीजें भी होंगी। तो क्या है, डिजाइनिंग ऑफ पाइपलाइनिंग प्रोसेसर इज कॉम्प्लेक्स, जो डिजाइनिंग है पाइपलाइनिंग का वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अभी तो हमने 6-7 स्टेजेस देखी हैं, अगर बड़ी बड़ी स्टेजेस हों, बड़े इंस्ट्रक्शंस हों, तो फिर जो डायग्राम है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्यों कि नॉन पाइपलाइनिंग में तो डायरेक्ट एक इंस्ट्रक्शन यहाँ कंप्लीट होगी, देन नेक्स्ट वाली वहां कंप्लीट होगी, तो उसका तो कोई डायग्राम है ही नहीं। इंस्ट्रक्शन लेटेंसी, एक सेकेंड, इंस्ट्रक्शन लेटेंसी इंक्रीज इन पाइपलाइनिंग प्रोसेसर। ठीक है, then throughput of the pipelining processor is difficult to predict। तो थ्रूपुट ऑफ पाइपलाइनिंग जो प्रोसेस है उसकी जो प्रिडिक्शन है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। द लॉन्गर द पाइपलाइनिंग वाज द प्रॉब्लम हैजार्ड एंड ब्रांच ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जब हम काफ़ी बड़ी हमारे पास पाइपलाइनिंग वो प्रोसेसर आ जाती हैं तो हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ जाती है, लाइक हैजार्ड की कौन कौन सी पाइपलाइनिंग के हैजार्ड होते हैं, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये भी हम देखेंगे कि हैजार्ड क्या है, क्या ब्रांच इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जब एक साथ आ जाएंगी तो कहीं क्या पता हो सकता है कहीं एक जो प्रोसेस है एक साथ जो है हार्डवेयर की डिमांड कर लें, एक साथ जो है डेटा को राइट करें, मतलब एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट हो जाए, तो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो आप डेडलॉक में भी देख चुके हो, जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा था जब हम एक साथ काफ़ी सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करवाते हैं तब। ठीक है, तो ये था आपका पाइपलाइनिंग। अब हम देखेंगे पाइपलाइनिंग हैजार्ड्स क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है आपकी पाइपलाइनिंग के अंदर। तो सबसे पहला जो पाइपलाइनिंग हैजार्ड है, आर simultaneously that prevent the next instruction in the instruction stream for executing during its designated clock cycle। अब भाई पाइपलाइनिंग हैजार्ड क्या है, जब आप किसी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने वाले हो और पुराने वाली जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक नए वाली स्टार्ट नहीं होगी, तो वहां पर टाइम की प्रॉब्लम आ जाएगी, तो काफी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब देखो डिटेल में देखते हैं। एनी कंडीशन दैट causes इंस्टॉल इन द पाइपलाइनिंग ऑपरेशन कैन बी कॉल्ड अ हैजार्ड। मतलब कोई भी कंडीशन जो है वो कहाँ पर आए, स्टॉल के अंदर, तो जो पाइपलाइनिंग हैजार्ड में हम स्टॉल वगैरह का यूज करवाते हैं। ठीक है, 3 टाइप की मेनली हैजार्ड्स होती हैं। पहला होता है डेटा हैजार्ड, सेकंड है आपका कंट्रोल और इंस्ट्रक्शन, और इसको आप ब्रांच भी कहते हो। ठीक है, ब्रांच हैजार्ड, तो कंफ्यूज मत होना। उसके साथ है आपका स्ट्रक्चरल हैजार्ड। ठीक है, आपको सबसे पहले देखो डेटा हैजार्ड क्या होता है। डेटा हैजार्ड वो होता है कि सेम टाइम पे जैसे a इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट हम फॉर्मूले से समझते हैं, देन बाद में थ्योरी देखेंगे। आपने a इज इक्वल टू 3 + a करवाया और b से, ये आपकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, सेकंड वाली कर रही है a × 4,
जब तक आपकी पहले वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक आपकी सेकंड नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो सेकंड वाली है, जब तक आपको एक ही वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक आप जो है बी वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर जो है आपकी डेटा यानी कि डेटा से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो बी वाली इंस्ट्रक्शन है वो किस पे डिपेंडेंट है? आपकी फर्स्ट वाली पे। जब तक फर्स्ट वाली काम नहीं करेगी तब तक आपका सेकंड वाला काम नहीं होगा। ठीक है, अब थ्योरी देखो। डेटा हैजार्ड इन एनी कंडीशन इन विच आइदर द सोर्स और द डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन आर नॉट अवेलेबल एट टाइम एक्सपेक्टेड इन द पाइपलाइनिंग। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच सम ऑपरेशन हैज टू डिलेड एंड द पाइपलाइनिंग stalls whenever the two instruction one which dependent on the data obtained from the other। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये जो होता है ये आपका क्या होता है? डेटा हैजार्ड होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो स्ट्रक्चरल हैजार्ड। स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जब दो या दो से ज्यादा इंस्ट्रक्शन जो है वो सेम हार्डवेयर को असेस करने की कोशिश करती हैं। भाई एक हार्डवेयर है और दो या दो से ज़्यादा जो दो इंस्ट्रक्शन है, सपोज दो ही लगा लो कि दो इंस्ट्रक्शन है, ये सेम इस हार्डवेयर को असेस करना चाहती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं एक टाइम पे दोनों को जो है आपका हार्डवेयर जो प्रोवाइड कर दूंगी। नहीं, मैं क्या करूँगी भाई, या तो इंस्ट्रक्शन 1 को ये हार्डवेयर दे दूंगी या फिर इंस्ट्रक्शन 2 को दे दूंगी। तो उस केस में क्या होगा? तो इंस्ट्रक्शन 1 वेट करेगी या फिर इंस्ट्रक्शन 2 वेट करेगी। ठीक है, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम आती है वो आपकी स्ट्रक्चरल हैजार्ड में आती है। तो क्वेश्चन आ जाए हार्डवेयर से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम आए तो आपका क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चरल हैजार्ड कहलाएगा। द मोस्ट कॉमन केस when memory is assessed at the same time by the instruction, one instruction may need to assess the memory as the part of the execution और राइट बैक फेज। ठीक है, तो जब आपका एग्जीक्यूशन वाला फेज होता है, राइट बैक वाला फेज होता है, अदर इंस्ट्रक्शन इज बिंग फैच, दूसरी इंस्ट्रक्शन जो है वो फैच हो जाती है। इन केस ऑफ बोथ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा रिजाइड इन द सेम मेमोरी, बोथ द इंस्ट्रक्शन कैन नॉट प्रोसेस टुगेदर। ये दोनों इंस्ट्रक्शन एक साथ जो है क्या नहीं कर सकती? प्रोसेस नहीं कर सकती। नीड्स टू स्टॉल टिल द अदर डन विद द मेमोरी पार्ट। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रक्चर हैजार्ड होती है। नेक्स्ट आपका कंट्रोल हैजार्ड। तो यहाँ से जो आपको एग्जाम में आया था, टीजीटी पीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वो ये पूछा था, आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए थे और बोला था कि इनमें से कौन सा आपका जो है हैजार्ड नहीं है। ठीक है, कौन सा हैजार्ड टाइप नहीं है। तो इस तरीके से आपको नाम जो है वो अच्छे से याद रखने हैं। दो इंस्ट्रक्शन फैच यूनिट ऑफ द सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अ स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द एग्जीक्यूशन यूनिट। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब एक इंस्ट्रक्शन जो है वो एक ब्रांच जब तक पूरा जो अपना टास्क है उसको कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक दूसरी वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो डेटा को फैच नहीं कर पा रही। इसमें क्या हो रहा है कि पहली वाली इंस्ट्रक्शन जब काम खत्म करिए, इस केस में जो टाइम की प्रॉब्लम आ रही है, टाइम लैप्स हो रहा है यहाँ पर, जो मतलब टाइम जो है आपका ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको जो है ब्रांच हैजार्ड भी कहते हो, इंस्ट्रक्शन हैजार्ड भी कहते हो, तो ये चीज याद रख लेना। द इंस्ट्रक्शन फैच द फैच ऑफ द यूनिट आर इन कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन दे आर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ब्रांच पेनल्टी का जो रिजल्ट है वो जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पर आती है, तो कंट्रोल हैजार्ड में आपकी ब्रांच पेनल्टी की प्रॉब्लम आती है। दिस द लास्ट टाइम द टाइम लॉस्ट एज रिजल्ट ऑफ इज, उसको आप क्या कहोगे? ब्रांच पेनल्टी कहोगे। ठीक है, ऑफन डेडिकेटेड हार्डवेयर इज इनकॉर्पोरेटेड इन फैच इनटू आइडेंटिफाई ब्रांच इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर ब्रांच एड्रेस एज सुन एज पॉसिबल, रिड्यूसिंग द रिजल्टिंग डिले एज रिजल्ट। ठीक है, तो ये आपका होगा कंट्रोल हैजार्ड। इसके बाद देखो वेक्टर एरे प्रोसेसिंग एंड इट्स टाइप। वेक्टर क्या होता है, एरे प्रोसेसर क्या होता है। ठीक है, तो ये क्यों यूज करते हैं? सबसे पहले ये देखो, एरे प्रोसेसर को ही आप वेक्टर प्रोसेसर कहते हो, तो कंफ्यूज मत होना। एरे प्रोसेसर आर आल्सो नोन एज मल्टी प्रोसेसर या फिर वेक्टर प्रोसेसर। दे परफॉर्म कंप्यूटेशन और लार्ज एरिया ऑफ डेटा। ये जो है आपके लार्ज एरिया ऑफ डेटा पे क्या करता है? कंप्यूटेशन करता है। दे आर यूज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंसिंग ऑफ द कंप्यूटर। सेम इसका भी वही काम होता है कि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एरे प्रोसेसर, दो तरीके का आपका जो है एरे प्रोसेसर होता है। पहला होता है आपका अटैच्ड एरे प्रोसेसर और सेकंड है आपका SIMD एरे प्रोसेसर। ठीक है, तो पहला है आपका एरे अटैच्ड एरे प्रोसेसर, सेकंड है आपका SIMD एरे प्रोसेसर। ठीक है, अब अटैच्ड एरे प्रोसेसर क्या होता है? An attached array processor is a processor which is attached to a general purpose computer। ये जो है आपका जनरल पर्पज, ये जो जनरल पर्पज कंप्यूटर है इससे क्या होता है? अटैच होता है। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में, ये जनरल पर्पज कंप्यूटर है एंड इट्स पर्पज टू एनहांस द इंप्रूव ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इसका जो मेन मोटो है, इसका जो मेन का टास्क है वो यही है कि वो जो आपका CPU है, जो आपका सिस्टम है, उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके। इट अचीव द हाई परफॉर्मेंस बाय मीन्स ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड मल्टीपल फंक्शनल यूनिट। ठीक है, इसका मेन टास्क क्या हो गया? आपके सिस्टम को इंप्रूव करना, उसकी स्पीड को। तो यहाँ पर ये जनरल पर्पज कंप्यूटर, ये आपका मेन मेमोरी से अटैच है, ये इनपुट आउटपुट जो है इंटरफेस, और यहाँ पर जो आपका हाई स्पीड मेमोरी, बस लोकल मेमोरी, ये अटैच है आपका प्रोसेसर से। ठीक है, इसके बाद देखो
SIMD एरे प्रोसेसर। SIMD एरे प्रोसेसर क्या कहता है? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, ठीक है। अब देखो single computer containing multiple processor operating in parallel, the processing unit are made to operate under the control of the common control unit, ठीक है। thus the providing a single instruction stream and single data stream। तो यहाँ से जो है लास्ट टाइम आपकी फुल फॉर्म भी आई थी क्वेश्चन में कि SIMD की फुल फॉर्म क्या होती है, तो भी इसको अच्छे से देख लेना। उसके बाद देखो वाई यूज द एरे प्रोसेसर, क्यों जो है हम एरे प्रोसेसर को यूज कर रहे हैं, किस रीजन से कर रहे हैं? वही CPU की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो देख लो, एरे प्रोसेसर इंक्रीज द ओवरऑल इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग स्पीड। जो एरे प्रोसेसर है वो आपकी ओवरऑल स्पीड को इंक्रीज कर देता है, इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग स्पीड को, ठीक है। उसके बाद as most of the array processor operations asynchronously from the host CPU, hence it improves the overall capacity of the system. Array processor has its own local memory, hence providing extra memory for system with low memory, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से। इसके बाद देखो भाई, जो पाइपलाइनिंग वाला टॉपिक है वो खत्म हो गया। अब हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आपको पता चल सके कि किस तरह जो आपको कुछ जो हमने किया है वहां से कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि डैश हैव बीन डेवलप्ड स्पेसिफिकली फॉर पाइपलाइन सिस्टम। कौन सा जो है आप स्पेसिफिकली डेवलप करोगे पाइपलाइन सिस्टम के लिए? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, स्पीड अप यूटिलिटीज, ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आप यूज करोगे ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर। ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर हैव बीन डेवलप्ड स्पेशली फॉर पाइपलाइनिंग सिस्टम, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, जो कंपाइलर है वो डिजाइन किया जाता है रिमूव द रिडंडेंट पार्ट्स ऑफ द कोड आर कॉल्ड ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर। समझ में आया कि ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर आप क्यों यूज करते हो? ताकि आप रिडंडेंट पार्ट या रिडंडेंट कोड को क्या कर सको? रिमूव करवा सको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन, द पाइपलाइनिंग प्रोसेसर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। पाइपलाइनिंग प्रोसेसर को आप और क्या कहते हो, ठीक है। तो पाइपलाइनिंग प्रोसेसर को आप असेंबली लाइन ऑपरेशन भी कहते हो। तो ये चीज थोड़ा याद रख लेना, क्या पता एग्जाम में आ जाए, ठीक है, क्योंकि इसकी जो इसकी परफॉर्मेंस है वो असेंबली लेवल पर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन, द फैच एंड एग्जीक्यूशन साइकिल आर इंटरलीव्ड विद द हेल्प ऑफ। जो फैच और एग्जीक्यूशन साइकिल का जो इंटरलीव्ड होता है वो किसकी हेल्प से होता है? अभी हमने देखा था, क्लॉक की हेल्प से करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, each स्टेज इज पाइपलाइन शुड बी कंप्लीटेड विद इन डैश साइकिल। हर एक स्टेज पे जो है आपकी कौन सी साइकिल कंप्लीट होती है? एक साइकिल कंप्लीट होती है, ठीक है। each स्टेज इन पाइपलाइनिंग शुड बी कंप्लीटेड, तो 1 हो जाएगा। द स्टेज इन पाइपलाइनिंग शुड गेट कंप्लीटेड विद इन 1 साइकिल टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ अ यूनिट कंप्लीट, अगर एक यूनिट जो है वो कंप्लीट करती है इट्स टास्क बिफोर अलॉटेड टाइम पीरियड, देन इट विल परफॉर्म सम अदर टास्क इन द रिमेनिंग टाइम, इट टाइम गेट रीअलोकेट टू अ डिफरेंट टास्क, इट विल रिमेन आइडल फॉर द रिमेनिंग टाइम, नन ऑफ द मेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा इट रिमेन आइडल फॉर रिमेनिंग टाइम। बोल रहा है कि जब आप यूनिट कंप्लीट ऑफ टास्क बिफोर द अलॉटेड टाइम पीरियड, ठीक है, तो उस टाइम पे वो क्या रहेगा? आइडल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेवंथ क्वेश्चन, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ मेमोरी एक्सेस। अगर मेमोरी एक्सेस की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए इन पाइपलाइनिंग वी मेक यूज ऑफ, क्या करेंगे? किसका यूज करते हैं? कैशे का। स्पीड को इंक्रीज करवाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कैश मेमोरी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द यूनिट इज आइडल कॉल्ड एज। जो पीरियड ऑफ टाइम जब आपका यूनिट जो है वो आइडल रहता है तो आप उसको क्या करोगे? स्टॉल, बबल्स, हैजार्ड। हैजार्ड तो आपकी प्रॉब्लम होती है जो हम पाइपलाइनिंग में यूज करते हैं, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। बोथ स्टॉल और बबल्स, तो हम इसको दोनों ही बोलते हैं। स्टॉल जो एक टाइप होती है हैजार्ड के अंदर जो हम यूज करते हैं, ठीक है, जो अफेक्ट करती है पाइपलाइनिंग सिस्टम को। तो यहाँ पर दोनों ही जो है डी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाइन्थ क्वेश्चन, कंटेंशन फॉर द यूजेज ऑफ अ हार्डवेयर डिवाइस इज कॉल्ड। कंटेंशन ऑफ हार्डवेयर की प्रॉब्लम जो है वो आपके कौन से हैजार्ड में आती है? हार्डवेयर को जब दो प्रोसेस एक साथ हार्डवेयर की डिमांड करती हैं तो वो आता है आपका स्ट्रक्चरल हैजार्ड के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सिचुएशन वेयर इज डेटा ऑफ ऑपरेंट आर नॉट अवेलेबल इज कॉल्ड। तो वहां पर आपकी कौन सी प्रॉब्लम आएगी? जब आपको डेटा के ऊपर प्रॉब्लम आती है। सपोज यहाँ पर ऐसे था, a इक्वल टू
a इंटू 2 और b इक्वल टू a प्लस 2। जब तक सेकेंड वाली इंस्ट्रक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक ए आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये था आपका डेटा हैजार्ड में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पाइपलाइनिंग एग्जिस्ट, कितने टाइप्स की जो पाइपलाइनिंग है वो एग्जिस्ट करती है। दो तरीके के इंस्ट्रक्शन आप एग्जीक्यूट करवाते हो, एक होता है आपका विद पाइपलाइनिंग और सेकंड होता है आपका, सॉरी पाइपलाइनिंग के टाइप पूछे हैं यहाँ पर, टाइप्स पूछे हैं। तो पाइपलाइनिंग टाइप दो तरीके की होती है, एक होती है अर्थमेटिक और एक होती है इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग और इंस्ट्रक्शन दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। दोनों हमने पढ़ी हैं। उसके बाद देखो अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग इज यूज्ड फॉर, अर्थमेटिक जो पाइपलाइनिंग है वो आप किस लिए यूज करते हो, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन के लिए। मैंने बताया था आपको जब हम फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन के लिए हमें यूज करना हो तो किसका यूज करेंगे, अर्थमेटिक का। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए। सेकंड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइपलाइनिंग कॉन्फ्लिक्ट, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया था, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था भाई कि जो इसमें से कौन सा जो है आपका पाइपलाइनिंग का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। टाइम वेरिएशन, ब्रांचिंग, लोड बैलेंसिंग, डेटा डिपेंडेंसी, ठीक है। तो टाइम क्या आती है, ब्रांचिंग होती है, डेटा डिपेंडेंसी होती है, लेकिन ब्रांचिंग जो है लोड बैलेंसिंग नहीं होता। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज ऑफ पाइपलाइनिंग, पाइपलाइन की डिसएडवांटेज क्या है। साइकिल टाइम ऑफ प्रोसेसर इज रिड्यूस्ड, द डिजाइन ऑफ पाइपलाइन प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली टू मैन्युफैक्चर, ठीक है। एंड द इंस्ट्रक्शन लेटेंसी इज मोर, बोथ बी एंड सी, ठीक है। हाँ जी, तो यहां पर आ जाएगा आपका साइकिल टाइम ऑफ प्रोसेसर इज रिड्यूस, द डिजाइन ऑफ पाइपलाइन प्रोसेसर इज कॉम्प्लेक्स। तो ये हमने डिसएडवांटेज में देखा था जब हमने पाइपलाइनिंग की एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखी थी। तो मैंने बोला था कि जो पाइपलाइनिंग का जो डिजाइन है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, टाइम टू टाइम। तो कॉस्टली टू मैन्युफैक्चर, इंस्ट्रक्शन लेटेंसी इज मोर। तो ये दोनों जो है आपकी क्या है, डिसएडवांटेज है, बी और सी। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ पाइपलाइनिंग, इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपकी पाइपलाइनिंग की एडवांटेज है, ठीक है। पहला बोल रहा है इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट इंक्रीज, कि जो आपकी थ्रूपुट है उसको इंक्रीज करता है, तो बिल्कुल करता है। फास्टर एएलयू कैन बी डिजाइन व्हेन पाइपलाइनिंग इज यूज, जब आप पाइपलाइनिंग को यूज करते हो तो जो आपके अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है वो भी क्या हो जाते हैं, फास्ट हो जाते हैं। ये हमने सारे के सारे एडवांटेज में देखे थे। पाइपलाइनिंग इंक्रीज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीयू, पाइपलाइनिंग जो है वो पूरे के पूरे आपके सीपीयू की परफॉर्मेंस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये भी जो है यहाँ पर आपका जो है तीनों की तीनों इसकी क्या है, एडवांटेज है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन।